सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शुएब शाहीन साहब, माहिर कानून हैं, नज़ीर लगारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, और सेनेटर गौस अहमद न्याजी साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे कुछ देर बाद अनवर रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो सदर हैं नेशनल प्रेस क्लब के। काफ़ी स्टोरीज़ हैं आज। सबसे पहली स्टोरी तो ये है कि यौम तकरीम शोहदा जो है वो पूरे मुल्क में बनाया गया और बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया, और सब ने कहा कि हम अपने इदारे और पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन केस की समाअत थी और कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि आप जो तीर चला रहे हैं वो सब हवा में जा रहे हैं और सिर्फ आसमान नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो ऑडियो लीक्स का एक इशू चल रहा था उसमें तहकीकाती जो है ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो है वो 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। इससे एक सवाल आपके जहन में ज़रूर ये आता है कि जो एक बेंच की तश्कील के ऊपर ये सवाल किया जाता है कि 3 रुकनी बेंच है या 2 रुकनी बेंच है, कम से कम अब 5 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच है। तो वो जो एक एतराज़ उठाया जाता है कि 3 रुकनी बेंच ही सारे फैसले करता है, मेरे ख्याल में वो किसी हद तक जो है वो इस तश्कील के बाद ख़त्म हो गया है। इसके साथ साथ जो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनके घर का हिसार जो है वो कर लिया गया और हो सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि आज उन्होंने किसी केस में पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ साथ कल शाम को 9 बजे के करीब प्रेसिडेंट बोल्ड न्यूज़ समी इब्राहिम साहब कहीं पर गुमशुदा हैं, उनका पता ही नहीं है, लापता हैं वो कल 9 बजे से। और आज हम लोग मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने केस की समाअत की और उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि नोटिस जारी किए, उन्होंने नोटिस जारी किया SHO थाना पारा को जारी किया, इसके साथ साथ वजारत दिफा को जारी किया, इसके साथ साथ सेक्रेटरी दिफा को जारी किया और सेक्रेटरी दाखिला को भी जारी किया। अब देखते हैं कल क्या होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, अगर फॉर एग्जांपल उनको नोटिस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो जो ऑर्डर सामने आया उसमें कहा गया स्पेशल मैसेंजर का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल SHO साहब ये कहते हैं कि उन्हें नोटिस नहीं मिला, और या जो सेक्रेटरी दिफा के जो भी उनको रिप्रेजेंट करेंगे या सेक्रेटरी दाखिला को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला, तो तब भी हर सूरत वो जो है कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में पेश होंगे। अब सवाल यहाँ पर ये होता है, सबसे पहले तो मैं आऊँगी आपकी तरफ शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताइएगा कल से जो प्रेसिडेंट बोल्ड न्यूज़ है समी इब्राहिम साहब वो गुमशुदा हैं, कहते हैं वो उनके पास नहीं है। जो इस्लामाबाद पुलिस है उनका भी बयान है इस हवाले से कि भी हमने भी पता कराया, हमारे पास नहीं है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या लगता है कि क्या होगा? और जिस तरीके से जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नोटिस जारी किए हैं और SHO आप पारा जो है उनको बुला लिया है, आपको लगता है आगे कोई पेशरफ्त होगी? क्योंकि आज एक और भी केस था जिसमें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो केस मुलतवी हो गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम पूरी दुनिया में क्या अपने कौम का, अपने मुल्क का, अपने लोगों का बुनियादी इंसानी हुकूक का तमाशा बना के पेश कर रहे हैं। देखें, सहाफ़ी को प्रोटेक्शन देना, सहाफ़त के इदारे को प्रोटेक्शन देना, ये मुल्क के इदारों की बका के लिए ज़रूरी है। ये बेसिक बुनियादी हक है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन। और ये जो बुनियादी हक है इसको किसी भी ज़रिए से कर्टेल करने की कोशिश हो, सहाफ़ी को उठाया जाए, सहाफ़ी को अगवा किया जाए, सहाफ़ी को झूठे केसों में डाला जाए सिर्फ इसलिए ताकि अपनी मर्ज़ी की उससे ख़बरें लगवाई जा सकें, उससे मर्ज़ी से अपने तजिए कराए जा सकें, या वो क्रिटिसाइज़ ना करें मुख्तदर तबकों, हलकों, इदारों पे या PDM की जमातों पे, और सिर्फ उस कंसिडरेशन पे अगर अगले बंदे को आप उठा लेंगे तो क्या मुल्क में हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, आइन की बालादस्ती की बात करेंगे, कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे? और ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कसम उठाई है लोगों के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और आज आपने पटिशन फाइल की है और कल इंशाल्लाह लगी हुई है। मैं होपफुल हूँ या तो वो कल पेश करेंगे, और अगर नहीं करते या तो वो बता दें कि हाँ जी फ़लाँ मुक़दमे में वो गिरफ़्तार हैं तमाम कंसर्न लोग, खा वो पुलिस है, खा वो FIA है, या कोई भी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, या हमारे मुल्क की एजेंसीज़ हैं। और अगर नहीं है तो वो इलीगल डिटेंशन है, इलीगल कन्फाइनमेंट है, और ऐसी इलीगल कन्फाइनमेंट को विद इन नो टाइम
कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकती है, बल्कि जिन्होंने उनको इलीगली कन्फाइन किया है उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का भी हुक्म सादर कर सकती है। मेरा ख्याल है बहरहाल आज जो जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी केसेस हैं उनके समी साहब के हवाले से वो सारे आप लें हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि वो किस केस में, या कोई भी ऐसा केस है जो आपकी मतलब है तो आप उन सबको कल हमारे पास ले आएँ। इस हवाले से आपका क्या कहना है? और इसके साथ से जो सेफ सिटी के कैमरास के हवाले से बात हो रही है, आपको पता है कुछ फुटेजेस मिलती हैं, कुछ फुटेजेस नहीं मिलती हैं। जिन इलाके से उन्हें उठाया गया है अभी तक तो उसकी कोई फुटेज सामने नहीं आया, तो कल क्या ऐसे जो SHO हैं उनसे ये सवाल किया जा सकता है फुटेज के हवाले से कि वो जहाँ से उन्हें उठाया गया है वो ज़रा फुटेज तो बरामद करें? जी बिल्कुल उठाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुदूद से रियासती दहशतगर्दी करते हुए रेंजर्स ने अंडर द डायरेक्शंस ऑफ समवन जो भी बैठे हुए हैं, इंटीरियर सेक्रेटरी हैं या मिनिस्टर हैं या जिसके कहने पे भी हैं, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया, आपको पता है कि वो CCTV फुटेजेस और विद ऑल इंस्टॉलेशंस वहाँ से उठा के ले गए। और पिछले दिनों जब हम पेश हुए थे, ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि वो हमारे वो इंस्टॉलेशन CCTV फुटेजेस भी बरामद नहीं हुए और FIR भी दर्ज नहीं हुई हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद, सो फार एज दैट इज स्टिल पेंडिंग। लेकिन ये तो CCTV फुटेजेस ये पाबंद हैं पेश करने के, क्योंकि ये तो पब्लिक चीज़ है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और उसको पेश करेंगे कि किस गाड़ी ने उठाया, कहाँ से उठाया, कैसे गया और फिर आगे कहाँ से निकल गए। तो ये सारी चीज़ें वो लेकर आएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इसको इस्लामाबाद जैसे, अगर कैपिटल में एक मशहूर साफ़ी अगर वो सेफ़ नहीं है तो मुझे बताएं एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह महफूज होगी? और एक सवाल और भी क्या एक तासुर देंगे पब्लिक को, क्या एक इम्प्रेशन जाएगा कि यहाँ कानून की हुक्मरानी किस हद तक है? अच्छा शुएब साहब, इसमें एक सवाल और भी आता है, वो ये आता है कि देखें एक थाना है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस वालों की, और उनकी हदूद में एक बंदे को उठा लिया जाता है और उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है, मसलन हवा में है या कहाँ पर भी हैं। और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इस केस को अल्लाह ना करे, हम तो यही चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो उनको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट्स के सामने, जहाँ पर भी वो उनको लेकर आना चाहते हैं। लेकिन वो जो एक जो जहन में आप हमेशा सवाल आता है वो ये आता है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी भी चीज़ को मुलतवी ना किया जाए। लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, आप बताइएगा इसके ऊपर। आपको पता है कि समी साहब कल रात से गुमशुदा हैं और अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वो कहाँ पर है। पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारी तहवील में नहीं है, अगर हम जाते हैं FIA वालों के पास तो वो कहते हैं हमारी तहवील में नहीं है। आप इस वाक़े को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस तरह की सूरत हाल हमारे साथ हो रही है कुछ अरसे से। हमें कराची में हमारे दोस्त लापता हुए हैं, आकाश, और उसके बाद जो है हमारे मोहम्मद मालिक जो हैं वो लापता हुए हैं, और एक और दोस्त हमारे अदील जो हैं वो लापता हुए हैं। तो हमारे लिए एक मसला है, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और हम से किसी के ऊपर भी कुछ चार्ज है तो हमें कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया जाए और आप बाकायदा गिरफ्तारी डाल दें, और उसके बाद जो भी आपका प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करें और उसके तहत हम अपना डिफेंस के लिए जाएंगे। जो भी हमें दिफा होगा, हमारा कानूनी रास्ता तैयार करेंगे, हम भी अपने कानूनी रास्ते के लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि इस तरीके से किसी भी शख्स को इतने बड़े शहर में, कैपिटल में अगर लापता कर दिया जाता है। अच्छा, बड़ा छोटा, मैं खुद बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी इस तरह की कोई हैसियत नहीं है कि मैं जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे लोगों को लापता कर दिया जाता है तो वो भी इतने ही अहम हैं जितने हम अपने आप को अहम समझते हैं, या समी साहब हमारे लिए अहम है। लेकिन इस तरह से किसी का भी लापता हो जाना ये स्टेट के लिए एक मसला होता है, खुद स्टेट के लिए एक चैलेंज होता है। यकीनन आपको कोई भी चीज़ है, अगर आपके उसको मैटर है, कुछ चीज़ ऐसी है जिससे लगता है कि ये कानून के मुताबिक नहीं है, तो आप बाकायदा गिरफ्तारी करें, आप जो भी आपको तरीक़ाकार है उसको करें और प्रोड्यूस करें कोर्ट के आगे। बिल्कुल ठीक है आपने। और अब हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शंस के हवाले से जो केस था उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने ये कहा है जो भी इस वक्त आप बात कर रहे हैं वो ऐसे तीर हैं जो आसमान पर जा रहे हैं और सिर्फ आसमान ही नजर आ रहा है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आज की जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी इलेक्शन केस के हवाले से, शुएब साहब इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की है उसके अंदर दो फ्लॉ हैं। पहली बात तो यह है कि उनको लोकस स्टैंड आई नहीं है रिव्यू करने का, चूँकि शुरू से तो उन्होंने कहा कि जनाब हम तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ठीक। और ये वाली जो डेट थी सबसे पहले, बल्कि उन्होंने गवर्नर पंजाब को लिखा था कि जी आप डेट दें ताकि हम इलेक्शन कराएं विद इन टाइम। और दोबारा क्या किया उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला दिया 1 मार्च का, उसमें उन्होंने लिख के दिया
कि जी हम ये वाली डेट को इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आप डेट कंफर्म कर दें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 एंड इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जिसको एम्पावर्ड है उन्होंने 30 अप्रैल की तारीख तय कर दी। उसके बाद ऑन द विश एंड विल ऑफ द PDM की जमातें इन्होंने अज खुद, जो कि इनको अख्तियार नहीं है और आज तक कहते रहे कि हमें कोई अख्तियार नहीं है डेट चेंज करने का या डेट देने का, इन्होंने 6 महीने बाद की, यानी टोटल 9 महीने बाद की डेट रख दी 8 अक्टूबर। उसको जब चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई ये कैसे, उन्होंने कहा जी हमें फंड्स नहीं मिले थे, हमें नफरी नहीं मिली थी, इसलिए हमने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर आपने ये जो चेंज किया हमारे से पूछे बगैर, हमारी इजाज़त के बगैर, प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के बगैर आप कैसे कर सकते हैं? आप तो खुद कहते हो हमें एम्पावर्ड नहीं है हम। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 4-4 को फैसला दे दिया और जो 13 दिन का नुकसान हुआ था उन प्रोसीडिंग्स के दरमियान वो आगे करके 14 मई की डेट दे दी। 14 मई की डेट के दरमियान में जब इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इससे पहले कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या PDM की जमातें को रिव्यू ले आती हैं, ये ले आए, आज ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन हो ही नहीं सकता, इलेक्शन करा ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि उस वक्त तो आप कहते हैं हम इलेक्शन कराने को तैयार है, आज आप कह रहे हो नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन का और काम क्या है इलेक्शन कराने के अलावा? उनका तो काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उसके फर्ज में शामिल है, उसकी पावर नहीं है, उसके ये नहीं है कि उसकी एंजॉयमेंट है कि वो जब चाहे कराए, ये उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, फर्ज है कि वो इलेक्शन कराए और इसी बात के उसको तनख्वाह और पैसे और मराहत मिलते हैं। तो उनका ये कहना कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते इसलिए उनका रिव्यू में आना लोकस स्टैंडाई नहीं है। दूसरी गलती इसमें उनके लेवल पे है कि जो चीज़ें उस वक्त उन्होंने कभी रेज ही नहीं की, आज वो नए ग्राउंड्स लेकर के पिटीशन के अंदर आ रहे हैं। दलाइल की बात करें, फ्रेश दलाइल की बात, फ्रेश ग्राउंड्स, फ्रेश दलाइल, फ्रेश वो नहीं हो सकती चीज़ें। अच्छा, उन्होंने बात की कि आर्टिकल 188 के मुकदमा थे जिसमें नजरसानी के दायरे इख्तियार के ऊपर बात की गई है, तो उसमें एक आ गया है कि ये वसी हो सकता है। उन्होंने ये भी बात किया जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे। देखिए वसी का मतलब ये थोड़ा हो सकता है कि जो चीज़ आपके ज़ेरे कंसिडरेशन ही नहीं आई थी अब, और वो आपने कभी पॉइंट रेज ही नहीं किया, आज अब उस पॉइंट को उठा के आ रहे हो, वो रिव्यू में तो कभी आज तक नहीं हुआ, ना ये हो सकता है। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो प्रिजम्पशन है। फिर तो ये रिव्यू में ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि सारे तमाम आने वाले लोगों के लिए कि यानी आपने पहली प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई, आपने कोई चीज़ उठाई नहीं है, कोई पॉइंट नहीं लिया, कोई ग्राउंड आपका नहीं था और हर बदलते दिन के साथ आपका ग्राउंड तब्दील होता जाए। इसको कहते हैं कि आफ्टर थाट। जो आफ्टर थाट चीज़ होती है तो मीनिंग देयर बाई कि उसके अंदर आपने सोच समझ के झूठ का आंसर शामिल किया, सोच समझ के आप ऐसी चीज़ें शामिल करना चाहते हैं जो एक्चुअली नहीं होती। शामिल करने का क्या रीज़न है? डिले इन इलेक्शन, डिले द इलेक्शन, ठीक हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज ए पार्टी विद द PDM जमातें, ठीक हो गया। और हमारे ट्राइका जो है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और PDM की तमाम जमातें एक्सेप्ट PTI एंड इमरान खान, सारी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो। सेनेटर गौस अहमद न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना शुएब शाहीन साहब को, उनका ये कहना है बेसिकली ये एक ट्राइका है इलेक्शन कमीशन और PDM का, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि इलेक्शंस ना हो और इलेक्शंस डिले हो। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे न्याजी साहब? हम कोई इलेक्शन डिले नहीं चाहते, इलेक्शन वक्त पे होनी चाहिए। हमने तो पहले कहा था कि जल्दी सब्जी तोड़ की और फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती तो से सेंसस शुरू होती, तो हमारा तो कोई नहीं है। अभी शुएब साहब हैं, अभी देख करके कौन साहब हैं। मसला ये है कि ये शुएब साहब कह रहे हैं कि सारे एक हैं और PTI अलग है, और PTI अलग है तो ये खुद मतलब अपने क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि मुल्क का ऐसा वज़ीर आज़म होना चाहिए ना जो तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चले, न कि अकेला चले। खान साहब को शुरू से यही आदत है कि उनको सोलो राइट की आदत है और वो चाहते हैं कि मैं न किसी सियासी पार्टी से बात करूँ, एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँ और पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ होगी। ये सोशल मीडिया से फिल्म नहीं चला करती। अच्छा, लेकिन न्याजी साहब मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा आप लोग तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, लेकिन जब विफाक का वकील जो है वो अदालत में जाता है तो वो यही बात करता है ना हमारे पास फंड्स है, ना हमारे पास सिक्योरिटी है, और यही इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने यही जमा करवाया। अब बेसिकली आपकी हुकूमत के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो तो आपके वज़ीर आज़म है। जब वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि ना उनके पास, ना उनकी वजारतों के पास सिक्योरिटी है और ना ही उनकी वजारतों के पास फाइनेंस है, तो फिर वो किस तरीके से मानते हैं कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं? तो वक्त होंगे इसमें, तो जब भी जिनका अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, अब तो इलेक्शन के लिए जब टेन्योर पूरा हो जाएगा तो जो भी आईन और कानूनी तरीका होगा उसको करा के हम इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह। बजट पेश करेंगे, बजट के बाद ये असम्बलियाँ जब टूटेंगी तो इलेक्शन तो कराएंगे। ये तो हम भी समझते हैं कि
जो मुल्क जिस भाव में जो है वो है इस वक्त, या जिस क्राइसिस में है, या इकोनॉमिक क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, या दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो उसका हल वो इलेक्शन है। और जिसको हम मैंडेट दें वो अपने दबंग फैसले करें ताकि मुल्क भवन से निकले, तो हम भी समझते हैं हम चाहते जल्दी हो, लेकिन उसके लिए एक माहौल चाहिए। इस सियासी टेम्परेचर में क्या खान साहब, अगर खान साहब से ये जेल में की बात बैठ गई है कि मेरी मकबूलियत तो 70% है। अच्छा। एक नाम याद सर्वे हुआ है, आई डोंट नो मुझे नाम याद है यार, कि मेरी मकबूलियत 70%, मैं तो 2/3 से जीतूं, बाकी सारे हार जाएंगे। ठीक, देखो ऑन ग्राउंड हो और सिचुएशन। चले न्याज़ी साहब, अगर आप ही की बात को आगे लेकर चला जाए ना, जैसे कि आपने कहा कि खान साहब के जहन में एक बात बैठ गई है कि उनकी जो शोहरत है वो 90% है या 70% है, तो इसका सबसे अच्छा आसान हल मेरी नज़र में लगारी साहब ये है कि इलेक्शंस करा दिए जाए। लेट द पीपल डिसाइड कि खान साहब कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आप क्या कहते हैं लगारी साहब इसके ऊपर? और ये जो 90 दिन वाली बात हो रही है जिसके ऊपर फैसला लिया गया था और ये कहा गया था कि 14 मई को इलेक्शंस होने चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये आइन तोड़ा गया है और आइन की खिलाफ वर्जी है लगारी साहब? असेंबली 12 जनवरी को तोड़ी गई। 14 जनवरी को पंजाब असेंबली का तोड़ा जाना मौसर हुआ क्योंकि गवर्नर ने इनकार कर दिया था और 48 घंटे के बाद वो असेंबली टूट गई 14 जनवरी को। फिर एक अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो लिया या जो भी कोई कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को एक फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं। तो 1 मार्च से 90 दिन 14 अप्रैल को पूरे हो रहे थे। जब इलेक्शन कमीशन ने तजवीज दी कि 30 अप्रैल और 7 मई के दरमियान इलेक्शन कराया जाए, तो प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है जी करा लें आप 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल जो है 90 दिन की मुद्दत को क्रॉस कर गया है। अगर 30 अप्रैल क्रॉस कर गया, क्योंकि 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो रहे हैं, ये 106 दिन हो गए। इस 106 दिनों को मान लिया इलेक्शन कमीशन की तजवीज पर, प्रेसिडेंट ने मान लिया, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने मान लिया, इमरान खान ने मान लिया, पीटीआई ने मान लिया, और ये हद जो है 90 दिन से आगे जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी खामोशी इख्तियार की। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब 90 दिन गुजर गए हैं, जब आइन में फैसला, जब आपने आइनी फैसला दिया, हम उस वक्त यही कह रहे थे कि भाई 90 दिन में इलेक्शन करवाएं और 14 अप्रैल को कराएं। अगर 14 अप्रैल से गुजर गए हैं तो फिर आइनी मुद्दत गुजर गया, अब उसके बाद जो है कोई बात कहना जो है वो आइन उसको वापस आप नहीं ला सकते। 90 दिन गुजर गए, 14 मई दी गई थी, 14 मई भी गुजर गई, लेकिन 14 मई 90 दिन के बाद की थी, उस पर भी नहीं की। तो अगर आपने तमाम चीजों को मान लिया है कि 90 दिन के आगे जा सकता था, तो फिर अक्टूबर तक इंतजार करें, हो सकता है अक्टूबर को करा दें इलेक्शन। पहली बात तो ये है जी। और दूसरी बात ये है कि ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप असेंबली में मुंतखब हों और मुंतखब होने के बाद पहले मरहले पर भी, इससे पहले 2013 वाले इलेक्शन में भी आप कहें ये तो ठीक नहीं है, मैं तो फिर छोड़ रहा हूँ असेंबली छोड़ दी। ऐसा क्या हो सकता है कि आपके इल्म में हो कहीं और दुनिया में कि असेंबली में, कौमी असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हारने के बाद फौरी तौर पर कहे कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम जा रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? और जब इलेक्शन, उसकी मुद्दत 2 महीने के अंदर इंतखाबात होने थे, जब इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हुआ, फिर चले गए और कहा कि नहीं जी रोक दें, इस पर हुक्म इम्तनाज है, और कोर्ट ने कैसे हैं वो हुक्म इम्तनाज दे दिया। देखिए कोर्ट ने भी चीजों को फिक्स किया है और कोर्ट ने भी एडजस्ट किया है, आइन को बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाकर चीजों को एडजस्ट किया गया। ठीक हो गया। ये सवाल जो आपने उठाया ना लगारी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं चाहूंगी शोएब शाहीन साहब इसका जवाब दें। जी, तो लगारी साहब बात कर रहे हैं कि जो कोर्ट है वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन गई है, डू यू अग्री विद इट? और दूसरी चीज़ ये है कि एक और जो आज सहारा लिया गया चीफ इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी तरफ से, उन्होंने कहा जो आर्टिकल 254 है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम 90 दिन से ज़्यादा एक्सीड कर सकते हैं, क्योंकि 254 जो आर्टिकल है उसमें एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो वो सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, इसके जरिए तो आप करा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि 90 दिन तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 224 कहता है कि हर हाल में आपने 90 डेज में कराने हैं। जब 1 मार्च का ये फैसला आया था, लगारी साहब की मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमें इलेक्शन का शेड्यूल देने, अपीलें सुनने, इतराज़ सुनने और फाइनलाइज करने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 58 के तहत और 57(2) के तहत हमें एटलीस्ट
52 डेज चाहिए जो कि उससे ऊपर जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दी थी मिनिमम डेविएशन फ्राम दी 90 डेज, वो उसका इतलाक रेड विद आर्टिकल 254, रेड विद आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस के लिए ये इख्तियार है। तो लिहाजा उन्होंने वो इस हद तक इजाज़त दी थी और वो सुप्रीम कोर्ट की उन हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ने वो डेट तय कर दी। अब ये कह देना कि आर्टिकल 254 या 90 डेज गुजर गए तो अब हम 10 साल के लिए भी इलेक्शन ना कराएं, फिर आप 20 साल के लिए भी ना कराएं, फिर आप कभी कराएं ही नहीं, आपकी मर्जी, आप 50 साल बाद कराएं। ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि हाकमियत आला अल्लाह के पास है और वो इंसानों के बंदों के ज़रिए, बंदों के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए उमूर मुमलिकत चलाए जाएंगे, नॉमिनीज़ के बगैर नहीं। और ये नॉमिनीज़ जो थे वो 90 डेज़ के लिए थे, आगे आइन ने उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया कि आगे भी वो काम कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ ये जितना नियरेस्ट टू 90 डेज़ होगा दैट विल बी ट्रीटेड, वो फिर 254 का इस्तेमाल करते हुए आपको ये इजाज़त है। मसलन खुदा न खास्ता ये 14 को इलेक्शन थे, 4 दिन पहले 10 दिन पहले जंग हो जाती है, उस सूरत में ऐसी सिचुएशन क्रिएट, जैसे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी और वो सिचुएशन ये थी कि वहाँ पूरा सिंध जिस तरह की सिचुएशन में था वो इलेक्शन के दिन नहीं थे, तो उससे लिए कुछ दिन के लिए उसको आगे कर दिया। और इस हवाले से मेरे ख्याल में आज कोर्ट ने रिमार्क्स भी दिए थे कि एक वो गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपका मतलब ये के लिए आया, और एक निगरान सेटअप वो 4.5 साल के लिए आया, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं प्रोग्राम में वक्त है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर जरूर बात करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी 90 डेज़ इलेक्शंस के हवाले में। आइन में तो यही लिखा है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, और जो आर्टिकल 254 है ये तभी इसका इतलाक होता है जब कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, सिचुएशन ऐसी हो जो कंट्रोल से बाहर हो। कहा तो ये गया था कि सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सिक्योरिटी की सिचुएशन हमें नज़र आई। इससे पहले अभी आप देख रहे थे हमारी टीवी पे कि मलिका बुखारी साहिबा ने कहा है कि वो अब PTI के साथ नहीं है, और एक उन्होंने बड़ी बात की जो अभी मैं और शुएब साहब डिस्कस कर रहे थे, वो यही थी कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है 13 साल का, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये फ़ैसला लेना। तो मेरे ख्याल में इसी बात में हर चीज़ छुपी हुई है कि किस तरीके से लोगों को कहा जा रहा है कि अब वो PTI का साथ मत दें। एक तो आप 90 डेज़ के इलेक्शंस के हवाले से बात करें, फिर मैं ज़रा न्याजी साहब की तरफ भी जाती हूँ कि 90 डेज़ के अंदर तो क्लियर हैं चीज़ें। मलिका वाली बात को मैं एक बात करके आगे चलूँ। बात यह है कि हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ और क़ानून इतना सादा और मासूम है कि जिस वक्त वो PTI छोड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो मासूम हो जाएगा, वो तमाम इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा हो जाएगा, वो दूध का धुला हुआ हो जाएगा। और अगर अदालतों ने उसको 1 दफ़ा छोड़ा, 2 दफ़ा छोड़ा, 4 दफ़ा छोड़ा, 5 दफ़ा छोड़ा, वो गिरफ्तार ही रहेगा। खा उसके घर से गिरफ्तार करके ले जाएं, खा वडियाला जेल से गिरफ्तार कर लें, खा उसको अदालत के अंदर से ही गिरफ्तार कर लें। लिहाजा हमारा कानून बड़ा वाज़ेह है और बड़ा मासूम है और बड़ा अच्छा है। बस सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, PTI छोड़ो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बरी हो जाओ। नहीं तो फिर अदालत कोई अहमियत नहीं रखती, कानून कोई अहमियत नहीं रखता, इंसाफ कोई अहमियत नहीं रखता। अदालत वो बस आर्डर करती रहे और ये इंतज़ामिया जो है अपनी मनमानी करती रहे। अब आता हूँ इलेक्शन की तरफ। न्याय साहब मेरे मोहतरम हैं, लेकिन न्याय साहब से मेरा सवाल है कि क्या हमने स्टेक होल्डर्स कहें कि जी हमने 15 साल के लिए इलेक्शन नहीं कराना। ज़ियाउल हक ने कहा था मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, 90 डेज़ का तो आइन में लिखा हुआ है जी, और उसके बाद उन्होंने 11 साल नहीं कराए और एक कराए तो वो भी गैर जमाती इलेक्शंस। तो क्या वो जस्टिफाइड था? और यही मुशर्रफ ने किया। तो क्या हम लोगों को बनाएंगे कि भाई तू पार्टी भी राजी हो जा, तू पार्टी भी राजी हो जा, इलेक्शंस होंगे? मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट, हाँ जी तुम्हारी फौज भी राजी हो जाए, इलेक्शन कमीशन भी राजी हो जाए, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। भाई आइन डिटरमिन करता है फेडरल यूनिट्स के दरमियान तवाज़ुन, किसकी क्या पावर होगी, क्या जुरिस्डिक्शन होगी और कौन सा टाइम फ्रेम होगा। और टाइम फ्रेम आर्टिकल के 224 में लिखा हुआ है कि भाई 90 डेज में इलेक्शन होंगे। आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन कराने के ये पाबंद थे और किसी वजह से 10 दिन 20 दिन आगे जा सकते थे, तो वो भी इनकी वजह से। मैं कहता हूँ अदालत के फैसले को छोड़ दें। क्या ये आइन पे अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है? क्या ये
कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है पीटीएम की जमातों की कि वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स भी दें, नफरी भी दें। ये तो ये कहते थे कि हम एक दिन के लिए फौज को नहीं बुला सकते, एक दिन के लिए एक सूबे में। आज 245 करके पूरे पाकिस्तान में फौज आपने बुला ली है। उस वक्त अब तो बॉर्डर्स की जिम्मेदारियां उनकी नहीं रही। तो इसका मतलब है आप इलेक्शन से भाग रहे हो। किया हुआ है मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ, लेकिन आप इलेक्शन से, इसका मतलब है भाग रहे हो। देखें आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये जो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनमें से किसी ने आपसे राब्ता किया है? सबका रुख तो पीपल्स पार्टी की तरफ है। अगर सबका रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है तो इसका मतलब है कि आने वाले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी का एक बड़ा चंक हो सकता है और शायद वज़ीर आज़म भी उनका हो। तो ये सारे पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं और इनको पहले शायद पढ़ के यहाँ लाया गया था। ये वही लोग हैं ना, ये खुद अपनी सफाई पेश कर सकते हैं कि क्यों जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में। हम तो नजरियाती लोग अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बाकी एक शुएब साहब जो जमात मीडिया, एक बात इतनी सुई अड़ी हुई है कि जी 90 डेज इलेक्शन, बाकी 90 डेज में होना चाहिए, आइन कहता है। लेकिन इसके अलावा भी कई शराइत हैं उसकी। क्या ये नहीं कि जब सेंसर जो है तो नए सेंसर के हिसाब से इलेक्शन हो, नए हल्का बंदी हो। अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ कि 18 का जो इलेक्शन हुआ था वो तो सेंसर की प्रोविजन लिस्टों पर हुआ था और इनमें दर्ज है कि प्रोविजन लिस्टों में इलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर क्यों हुई थी? देखो, ये सारी सियासी पार्टी मिलकर बैठी कि क्योंकि असम्बली का टेंडर पूरा हो गया है, इलेक्शन में जाना है, तो हम इसकी तरमीम करनी चाहिए। फिर हमने आईनी तरमीम की कि प्रोविजन लिस्टों में हमने कानून पास किया, आइन में तरमीम पास की कि वन टाइम इलेक्शन जो है प्रोविजन लिस्टों में हो सकता है। तो ये तो ये सारी चीज़ें मिल बैठ के करने से होती है कि सारे मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें। अब ये नहीं कि 90 डेज की रोटी लगाई हुई है और फिर मतलब आप इदारों को बलडोज भी कर रहे हैं। जिन इदारों ने इलेक्शन कराने हैं आप उस पर मिस इंटरेस्ट कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, आप फौज को गाली दे रहे हैं, अदालतों को गाली दे रहे हैं। अदालतों को तो आज जो रिलीफ मिलता है तो तारीफ करते हैं, वरना आज तक भैया अदालतों को गाली देते रहे। पहले कहते हैं कि अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून। आज शुएब शाहीन साहब इनकी किसी और वकील ने अदालत में कहा था कि खान साहब का रियायत होनी चाहिए कि क्योंकि ये वज़ीर आज़म रहे हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो भाई आपका वो बयान किधर गया कि अमीर के लिए और कानून और ताकतवर के लिए और कानून और कमजोर के लिए और कानून? तो जो चीज़ें सूट करते हैं उसको ये पकड़ लेते हैं कि 90 डेज नहीं। अच्छा, शुएब साहब ने एक और भी बात की है। न्याजी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। उन्होंने कहा है वो जो इस वक्त तहरीक इंसाफ भी गई हुई है 245 के हवाले से आर्टिकल जो बुलाया हुआ, एक बात थी कि सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसलिए नहीं किया जा सकता। अभी तो सब मौजूद हैं, तो फिर वो जो इलेक्शंस वाली बात है, बहुत से लोग ये भी रखते हैं कि भाई आप इलेक्शंस करा दें, ऑलरेडी तो सब यहाँ पर हैं। इलेक्शन को माने के कौन, रिजल्ट मानेंगे? इमरान खान साहब, इमरान खान तो कहते हैं कि बस मैं वज़ीर आज़म बनाओ और 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनाओ, अगर इसके अलावा कोई रिजल्ट है तो मुझे मंजूर नहीं है और फिर मैं सड़कों पे हूँगा। खान साहब की ये मंशा है। खान साहब को ये वो सोशल मीडिया पे तो आगे है, हम मानते हैं 70% 90% है सोशल मीडिया, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। इनको पता नहीं, वक्त की तौर महंगाई से लोग हमारे से नाराज हैं। अगर महीने डेढ़ बाद, अगर 2 महीने बाद महंगाई में कमी आती है, फ्यूल के चार्ज, पेट्रोल डीजल अगर 200 से नीचे आ जाते हैं तो फिर लोग ज़ाहिर नाराज़गी खत्म हो जाएगी, लोग फिर हमारे साथ होंगे। अच्छा, ये सब कुछ हो जाएगा न्याजी साहब, ये जो आप बता रहे हैं माशाल्लाह, इसका मतलब है आप लोगों की जो मुआशी टीम है उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान बनाया हुआ है। अगर जैसे आप बता रहे हैं पेट्रोल नीचे आ जाता है, बाकी सारी नीचे आ जाती हैं, तो फिर तो ये आपके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। तो ऑन द रिकॉर्ड आप ये कह सकते हैं कि बजट के बाद इस मुल्क की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी और इंशाल्लाह जो वोट है वो सारे आप ही को पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा फर्स्ट क्लास हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा। और लोग समझदार हैं, आज भी संजीदा लोग जो है वो समझते हैं कि मुस्लिम नून के पास जो कानूनी टीम है जो वो मुल्क को बहुत से निकाल सकती है। देखो खान साहब जितनी फाइनेंशियल टीम थी, इकोनॉमिक टीम थी, उसमें कोई बता सकते हैं सारे इकोनॉमिक टीम IMF की मुश्किल थी जिन्हें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वजीर खजाना IMF का, स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो IMF का, और पूरी जो फाइनेंशियल टीम थी। सर वो तो देखिए आपकी भी में फाइनेंशियल टीम में इशू नजर आते हैं। आप देखें कि मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और बोलते हैं, इसाक डार साहब कुछ और बोलते हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ और वहाँ से कहते हैं। तो आई थिंक लेट द टाइम डिसाइड कि आप लोगों की पॉलिसीज कैसे होती हैं। लगारी साहब आपने भी सुना इनको, इसके साथ साथ एक और भी खबर आ रही थी जो कि ऑडियो लीक्स के हवाले से जो लार्जर बेंच बनाया गया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वो जो एक बात की जाती है बेंच के हवाले से, तो लार्जर बेंच है, 5 रुकनी है, तो चीज़ें मुझे लगता है कदरे मुख्तलिफ होंगी। अब लगारी साहब, मुझे बहरहाल ये चीज़ें हैं, कोर्ट्स भी अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं और सियासी जमातें भी अपना एक किरदार अदा कर रही हैं। मैंने बहुत सी नई चीज़ों का तजर्बा किया है। ये जो है वो एक मुझे कोई
बहुत पुराना एक वाकया याद आ रहा है। कुछ 36-37 साल पहले कुछ पार्टियां आपस में इंजमाम कर रही थी। उनमें से एक एनडीपी थी, एक पीएनपी थी, एक मजदूर किसान पार्टी थी और एक अवामी तारीख थी। तो मैंने बिजंजू साहब से पूछा कि आपकी पार्टी के लोग, मीर गौस और बिजंजू से पूछा कि आपकी पार्टी के लोग जो है वो टूट कर उधर जा रहे हैं, जाकर एक नई पार्टी बन रही है और हम सुन रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी बन रही है, तो आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि वली खान को जरा कभी मुलाकात हो तो ये जरूर बता देना कि जिन लोगों को आप ले रहे हैं, जो हमारी पार्टी से टूटकर आपके पास आ रहे हैं, ये आप गिने हैं, ये जल्दी टूट जाते हैं। तो ये इन्होंने आप गिने भर्ती कर लिए जो जल्दी टूट जाते हैं। भाई पाकिस्तान की सियासत में ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगियों का बेशतर हिस्सा जो है वो जेलों में गुजारा है। और एक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने कई 2 दहाइयों से ज्यादा गुजारी जेल। और इस तरह से बलोच लीडर थे, इन्होंने कई दहाइयां जेलों में गुजारी। इस तरह से और पाकिस्तान में सिंध में जीएम सैयद तकरीबन अब अपनी पूरी सियासी जिंदगी में वो जेल में नजरबंद रहे। इस तरह से लोगों ने किया। ये अजीब बिल्कुल आप गिने हैं कि इनको तो अगर आप लेकर जाते हैं तो वो तो हैरान हो जाते हैं कि जनाब ये कैसे लोग हैं, सियासत में आ गए हैं कि 24 घंटे में भी रोना शुरू कर देते हैं और मदद मदद पुकारना शुरू कर देते हैं और फिर अपना वहां से कोई खास मंगवाते हैं कि जी मेरे लिए व्हील चेयर मंगवाओ और स्ट्रेचर मंगवाओ। उस पर बैठकर आते हैं, जब गिरफ्तार होते हैं तो भागना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसी दौड़ लगाते हैं। तो भाई ये सारी की चीजें पाकिस्तान के अंदर ये आइन में नहीं लिखा है, कानून में नहीं लिखा है, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी भी कोई चीज होती है, कोई सेक्रीफाइस। हाँ लोग कुर्बानियां देने के लिए, भाई लोग तैयार हैं, लोग करेंगे कुर्बानियां। आप कब कुर्बानी दे रहे हो? आप 2 दिन जाकर इलाका में तो गुजार कर बताओ कि हम भी समझें कि लीडर जो है वो कुर्बानी देने को तैयार है। भाई यहाँ नहीं है ना। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, आपका बहुत तजर्बा है, आप बहुत सियासतदानों के साथ बैठे हैं, उठे हैं, बहुत ही चीज़ों को आप बेहतर समझते होंगे। अभी जो मोस्टली लोग जा रहे हैं लगारी साहब, ये सब पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। आपने जैसे इनकी फितरत के बारे में बताया, एक जो पॉलिटिशियन होता है उसका एक स्टैंड होता है, ये अभी स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो जो पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट करी, आपको लगता है ये उनका सही फैसला है? नहीं, पीपल्स पार्टी सारे लोग नहीं जा रहे हैं, अभी तक मैंने नहीं समझा है। कुछ लोगों के बारे में मैंने सुना है कि मैंने तो एक झगड़ा साहब के बारे में सुना है और मुझे लोगों का मालूम नहीं हो सकता है, कुछ और लोग शामिल साहब गए हैं जी, कुछ बलूचिस्तान से भी गए हैं जी। हाँ, वो बलूचिस्तान वाले तो थे ही नहीं, सारे झगड़े में नहीं थे ना, बलूचिस्तान वाले तो बहुत पहले से चले गए थे। असल मसला ये है कि तरकाई साहब गए हैं या वो झगड़ा साहब पता नहीं कौन गए हैं, जो भी गए हैं, ये तो एक आध की बात है। मसला ये है कि जो लोग हैं उनकी पार्टी में वो तो इतने हैं कि जरा सा भी आंच आई, हल्की सी आंच, बिलबिला उठे और कहा कि जनाब हम तो नहीं है भाई, हम नहीं थे, हम थे भी नहीं, हम इस सारे अमल पर लानत भी बेचते हैं और हम एक तरफ भी हो गए, हम छोड़ भी रहे हैं। क्या मतलब, क्या कंसिस्टेंसी है भाई? आप लेकिन लगारी साहब सिर्फ एक मेरा सवाल आपको, कतई कलाम माफ, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो के धुल जाते हैं और वो पाक साफ और दूध के धुल जाते हैं और अदालतें अगर जमानत दें तो 5वीं मरतबा भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? 24 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है? मैं न तो अदालत में बैठा हूँ, न तो मैं कोर्ट में बैठा हूँ। इन चीजों को मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। इन चीजों के बारे में जो भी राय आमा बनेगी वो भी अपने तौर पर मौजूद होगी, लेकिन इनकी बहादुरी जो है वो हमें देख रहे हैं। आप और कितने बहादुर आते हैं ये भी देख लेंगे हम, और जो बाकी खड़े हो वो कितने बहादुर है वो भी हम देख लेंगे। हमें मालूम है ना, ये पाकिस्तान की सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भर्तियां की गई थी, वो भर्तियां अब खुलकर सामने आ रही हैं। वो इलेक्टेबल्स भी चले जाएंगे। अभी मुझे पता है ना कौन कौन से लोग किस किस पार्टी से राब्ते कर रहे हैं, मिनटें कर रहे हैं कि बताएं ना लगारी साहब, 2-3 बंदों के नाम हमें भी बता दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग बाकायदा अभी ना उनको गिरफ्तार हुए हैं, ना उनकी गिरफ्तारी का दूर तक शैबा है, लेकिन पहले से ही वो जो है मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ अपना रुख बांध रहे हैं, अपने लोगों को राब्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इससे पहले कि मुसीबत इस तरफ को आया, हमें छोड़ने। आपको पता है आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपकी तहसील के, आपकी जगह के लोग जो है वो छोड़ कर चले गए हैं। अभी गिरफ्तार हुए थे क्या? आपके अलीपुर के जो लोग हैं उनमें वो गिरफ्तार हुए थे, वो गिरफ्तार हुए बगैर ही चले गए, या उनके ऊपर कोई केस था, किसी केस के बगैर ही चले गए हैं? ऐसा नहीं है। ये बैठे हैं ना, मेरे भाई बैठे हैं आपके साथ, शुएब शाहीन साहब, ये तो जिस जगह के यहाँ से लोग जाएंगे तो आप हैरत रजा हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग चले गए हैं।
ये हवा के साथ जाते हैं। लगारी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लगारी साहब की बात में बिल्कुल वजन है। और कल इसी प्रोग्राम में एक डिस्कशन हो रही थी, तो बात हो रही थी कि ये पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ और नून लीग के साथ भी ये हुआ। फिर आपको याद है वो पीपल्स पार्टी पैट्रियट भी बनी और वो सारी हवाएं भी चली और बाद में बड़ी कोशिश की गई। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? इनकी तो फिर कोई स्टैंडिंग नहीं होगी। जब ये आवाम के अंदर जाएंगे तो लोग तो फिर जूते मारेंगे। देखें, जब ख्वाजा ये 1950 से शुरू करें, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जब हटाया गया, मोहम्मद अली बोगरा साहब को लाया गया, सारे वही मिनिस्टर्स थे जो वहाँ आ गए, सिवाय सिर्फ एक के जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे। फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब का जब इक़्तिदार आया और उन्होंने अयूब खान साहब को अपने साथ वज़ीर आज़म भी बना दिया था, 15 दिन नहीं उनको रहने दिया, उन्होंने उसको फारिग कर दिया, चलता किया। इंडिया ने आइन बनाया था 50 में, हमने अपना आइन बनाया 1956 में, 58 में हमने तोड़ भी दिया, 62 में जो अपनी मर्जी का आइन बनाया अयूब खान ने, उसको 69 में हमने तोड़ दिया। मोहतरमा फातिमा जनाब को इलेक्शन हराया। शेख मुजीबुर रहमान मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी थी, 160 से ज़्यादा सीटें उनकी थी, उनको इक़्तिदार नहीं दिया क्योंकि वो पसंद नहीं था हमें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इक़्तिदार मिल गया और मुल्क दो लख्त कर दिया गया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से जब नाराज़गी होती है मार्शल लॉ लग जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में था, उनके जिंदा होते हुए इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बनी, खर की अपनी पार्टी हो गई, मुल्क छोड़ गए, जतोई साहब की हो गई, मौलाना कौसर न्याजी, हनीफ रामे, आप एक नाम लो कितनी पार्टियां थी। 86 में जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आती है तो विद फुल फोर्स वापस आती है तमाम नए लोगों के साथ, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टियां कभी ख़त्म नहीं होती। इस दौरान सिर्फ एक मिनट, इस दौरान मोहम्मद खान जुनेजो की दरियाफ्त होती है। उस दरियाफ्त में से जब वो पसंद नहीं आते तो नवाज शरीफ का जन्म होता है उनमें से। फिर नवाज शरीफ के जन्म से PMLQ का जन्म होता है। फिर PMLQ के जन्म के साथ वो पूरा नहीं हो रहा था, फिर पैट्रियट का तड़का लगाया जाता है। फिर उस मलगूबे के जोर पे फिर मुशर्रफ साहब इक़्तिदार को याशी करते हैं, इंजॉय करते हैं, और उसके बाद जब ये पार्टियां वापस आती हैं, ये सब घूम फिर के आप जो मर्जी कर ले, इन्होंने वापस ही आना है, पार्टियों ने वापस आना होता है, जो भी आप कर लें। न्याजी साहब के पास जाना है। यहाँ मुशर्रफ का चीफ पोलिंग एजेंट कौन है? गैर आईनी रेफरेंडम में चीफ पोलिंग एजेंट जनाब इमरान खान साहब हैं। वो जनरल मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट बनकर आप लगाए ना, ताजा फूल जो है गुलदस्ते में ये सजाया गया था, ये तो बताए ना। लगारी साहब एक सवाल, मैंने न्याजी साहब से सवाल करना था, मुझे लगता है वो चले गए हैं। लगारी साहब, क्या जुल्फ़िकार तो अयूब खान के मिनिस्टर नहीं थे? क्या ज़ियाउल हक साहब और गुलाम जिलानी साहब नवाज शरीफ साहब को नहीं लाए थे? अच्छा, मुझे न्याजी साहब से सवाल करना बड़ा जरूरी सवाल है, अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा कम है और आप लोगों की डिबेट बड़ी हेल्दी डिबेट है। न्याजी साहब, मुझे ये बताइएगा, आज मरियम नवाज साहबा को सुन रही थी, वो कह रही थी कि मैं इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखती। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं हमेशा। न्याजी साहब, बिल्कुल, मेरे भाई शोएब शाहीन ने बात की, मैं उसको मुख्तसर बता दूं कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि जिस तरह पकड़ा जा रहा है, 4 दफ़ा बेल होती है, फिर अंदर कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। जो हम चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, लेकिन जब हमारी अदालत आलिया एक ऐसे मुलजिम को जिस पे 50-60 अरब की करप्शन इल्ज़ाम है और जुडिशल रिमांड पे और बुला के बेल देती है, और फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक मुलजिम जो है सुप्रीम कोर्ट का मेहमान बनता है। जब दूसरी तरफ इस तरह होगा तो फिर चलिए, कुछ लोग हमला करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ लोग मेहमान बनते हैं। मेरा सवाल दोबारा से वही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मरियम नवाज साहब ने इंतकाम के हवाले से। मुझे ये बताइए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं तो फिर इंतकाम की सियासत पे यकीन कैसे नहीं रखती? इसका जवाब दें ताकि मैं अपना प्रोग्राम वाइंड अप करूं। हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, हमारे दौर में जो ज्यादती हुई, मुझे खान साहब ने जो एक हमारे साथ ये इस्तेमाल किया और हमारे पास करप्शन के केसेस बनाए, 400 दिन हमारे अंदर है, कोई 200 दिन रहा, तो हम इस तरह नहीं करेंगे, हम इदारों को कहेंगे। अब भी देखो, इसमें जितने भी इन पे केसेस बने हैं, इसमें हुकूमत मुद्दई नहीं है, इदारे खुद मुद्दई बने हैं, कानून ने अपना रास्ता बनाया है, हमारे पे ये इल्ज़ाम ही लगा से। तो मरियम साहबा का इसी तरफ ख्याल है कि हम कोई किसी के साथ इंतकाम की कार्रवाई नहीं करेंगे, अगरचे हमें हमारे पास सबूत है कि खान साहब की हिदायत में, देखिए उनके पास जो सबूत है, मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहबा को वो अदालत में लेके जाने चाहिए। ताबिश हैं, अगर हमारे पास वक्त है तो हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त ज़मान पार पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि हालात जो हैं वो आपके सामने ही हैं। अब चीज़ें इतनी आसान नहीं है PTI के लिए जितनी कुछ दिन पहले थी। जी बताइएगा ताबिश। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रहायशगाह के बाहर ज़मान पार्क मौजूद हो। यहाँ पर कारकुन जो है वो 2-4 आते ज़रूर हैं, उनका यही होता है कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए।
लेकिन यहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। लेकिन रोड्स पर जितने भी कैंप थे वो मुकम्मल तौर पर उखाड़ दिए गए हैं। तमाम यहाँ पे जो फ्लैक्स लगाए गए थे। अच्छा ताबिश, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, मुझे बताएं खान साहब ने कल जब खिताब किया तो उन्होंने कहा ये उनका आखिरी खिताब हो सकता है, कोई गिरफ्तारी की आपको चीजें नजर आ रही हैं, कोई ऐसी खबर है? देखिए अभी तक तो गिरफ्तारी की कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन कभी भी गिरफ्तारी और कभी भी रोड्स को बंद कर दिया जाता है। CCP लाहौर बिलाल सरी कमियाना की तरफ से जब जैसी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो जो केनाल रोड है ज़मान पर उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है। जो इर्द गिर्द जितने भी एरियाज हैं वहाँ से पुलिस की भारी नफरी। सॉरी, प्रोग्राम का वक्त जो है, अपना बहुत ख्याल रखिए आप सब लोग, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह ने के मानो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।